हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पे स्वागत है। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, देखिए समय सारणी कभी भी आए उससे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि आपसे बस इतना मतलब होना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने बात किया था कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए। तो आपको बता दें, टारगेट सेमेस्टर पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा पेपर सॉल्व कराया गया है, उसे जाके देखिएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं एक बार क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न होने वाला है एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उसके संबंधित जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने हर उन सहपाठी के साथ शेयर करना जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कह रहा है कि क्वांटिटिव इनहेरिटेंस एग्जिबिट, मतलब मात्रात्मक वंशानुक्रम प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस, बोथ, नन ऑफ दिस। देखो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। बिल्कुल विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। इस तरह का अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो जाहिर सी बात है हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, आप पूरा विश्वास रखना। ठीक है, अब देखो इसमें इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो कंटिन्यूअस वेरिएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज वेरी, मतलब रिकॉम्बिनेशन जो परसेंटेज होता है उसमें वेरी करता है, कितना वेरी करता है। ठीक है, 0 से 10 करेगा, 0 से 50 करेगा, 0 से 100 करेगा, 0 से 10 करेगा, सॉरी 5 से 10 था पहला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 से 50% तक जो है ये वेरी करता है। ठीक है, कहां तक वेरी करेगा? 0 से 50% तक ये वेरी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बहुत आप लोग पढ़े होंगे। हेक्साप्लाइड, हेक्साप्लाइड व्हीट है, मतलब हेक्साप्लाइड गेहूं कौन सा है? देखो ये पॉलीप्लाइडी से आया हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस में जाएंगे तो वहां पे पॉलीप्लाइडी मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीप्लाइडी से मिला है, पूछ रहा है हेक्साप्लाइड व्हीट है। हेक्साप्लाइड व्हीट कौन सा होता है आप बताइए। जैसे आप पढ़े होंगे कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम ये 2n42 होता है। ठीक है, 2n कितना होता है? 42। बच्चों आपको मैं बता दूं, आप पढ़े होंगे, मैं इंटरेस्ट में खुद पढ़ा था, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 होते हैं। किसमें? गेहूं में। कितने होते हैं? 7। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या पूछ रहा है? हेक्साप्लाइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हेक्सा, हेक्सा मतलब आप जानते हैं 6 होता है। ठीक है, 6 सते 42, यानी जो है 42 इसके जो है क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे। इसलिए हेक्साप्लाइड व्हीट कौन सा है? ये है। ठीक है, और वहीं पे अगर ड्यूरम की बात कर लें, किसकी बात कर लें हम लोग? किसकी बात कर ले बच्चों? ड्यूरम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर कितना होगा ड्यूरम में? साथ ही साथ अगर हम किसकी बात कर लें, किसकी बात कर ले बच्चों? मोनोकोकम की। मोनोकोकम में कितना होगा? मोनोकोकम ये डिप्लाइड होती है, मतलब मोनोकोकम की अगर हम बात करें तो ये 14 हो जाएगी और इसका जो है 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 28 हो जाएगा। ये टेट्राप्लाइड है, ये क्या है? आपकी डिप्लाइड होती है। ठीक, ये याद रखना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोजिक नीलियोसोमिक इंडिविजुअल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यहाँ पे नीलियोसोमिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये व्यक्ति नहीं होगा, इंडिविजुअल्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें 2n-1, 2n+1, 2n-2, 2n+2,
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, 2n-1 कितना होगा? ठीक है, 2n-1 कितना होगा? ठीक है। अब एक होता है मोनोसोमी। क्या होता है बच्चों? मोनोसोमी होता है। ठीक है, क्या होता है? मोनोसोमी। तो मोनो मतलब एक, तो यहाँ पे क्या है? एक है, तो ये आपका मोनोसोमी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मोनोसोमी होगा। वहीं पे एक होता है डिओसोमी। ठीक है, अब इसका पहले हम लोग जान लेते हैं। न्यूलियोसोमी का होगा 2n-1। ठीक है, क्या होगा? 2n-1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये चीजें पूछी जाती हैं, आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, क्या पूछी जाएंगी? ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब एक होता है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी की अगर हम बात करें तो टेट्रासोमी में 2n+2 होता है। ठीक है, टेट्रासोमी में 2n+2 होता है। एक होता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 2n+1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विद इन ए जीन ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। अच्छा, म्यूटेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, सडनली चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर, मतलब हेरिटेबल अचानक जो जीन में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइबरलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया था, मतलब जो टर्म था म्यूटेशन वही दिए थे। इसको हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं, क्या? हाँ देखो, हिंदी में क्या है? उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसका कह रहा है विद इन ए जीन ए यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या हॉट स्पॉट बोलेंगे, क्या सिस्ट्रॉन बोलेंगे, क्या म्यूटान बोलेंगे, कि रिकॉन बोलेंगे? तो इसको बता दे बच्चों, क्या बोलते हैं? इसको म्यूटान बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, म्यूटेशन से कई क्वेश्चन बनते हैं, ये जान लो। म्यूटेशन से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी आएगा, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है द क्लासिकल टेस्ट क्रॉस रेशियो इन डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो कितना होता है? रेशियोज का एक हमने पीडीएफ बनाया है, उसमें सभी जितने रेशियोज आएंगे उसमें पूरे रेशियोज को हमने रखा है। ठीक है, पूरे रेशियोज को रखा है, वो हम शेयर कर देंगे आपके पास। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जो है आपको आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप देख के, जैसे आप हमें देखें कि सर का बाल काला है, सर की आंखें काली हैं, भूरी हैं, ये क्या है? मेरा फिनोटाइप है, मतलब आप देख के बता दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरी जीनोटाइप पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे ना। तो बस वही जो है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता है। ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। ये जो है देखो, इसका टेस्ट क्रॉस का अगर डाई हाइब्रिड का रेशियो अगर हम बताएं तो 1:1:1:1, इसका जो है ये डाई हाइब्रिड का रेशियो हो जाएगा है। ठीक है, वहीं पे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? कौन बताएगा? ठीक है, मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा। वहीं पे जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 93:31, मतलब 9:3:3:1। देखो हम लोग ऐसे ही याद किया करते थे, 93:31 करके, 11:11 करके, 3:1 करके, 31 करके, इसी तरीके से याद करते थे। आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आप लोगों को हो सकता हो न समझ में। ठीक है, तो वो अपने अपनी ट्रिक होती है, आप भी ट्रिक कुछ बना लीजिए, उसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल्स को आप जानते होंगे, मेंडल को मैंने बताया भी था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसको जानते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो एमसीक्यूज है यार, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उनकी जो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर जो हुआ था वो कब हुआ था और कौन किया था? पहले हम बात कर लें जो टर्म जेनेटिक्स था। ठीक है, जो जेनेटिक्स टर्म है, क्या टर्म है? जेनेटिक्स जो टर्म है ये बेटसन ने दिया था। कौन दिया था? बेटसन ने दिया था। कौन दिया था बच्चों? बेटसन ने। ये कब दिया था? 1905 में। ठीक है, 1905 में दिया था। 1905 में कौन दिया था? बेटसन दिया था। ठीक है, अब इनको खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनके नियमों को पुनः जो हुआ क्या था, मतलब इसकी कहानी अगर हम बताएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हम देखेंगे उसमें मैंने इनकी कहानी बताई थी मेंडल जी की, इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया था। ठीक है, उसमें मैंने कहानी के बारे में बात किया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनको जो ये थे, इनको 3 वैज्ञानिक ने खोजा था, मतलब इनके रूल को जो है ह्यूगो डी ब्रीज खोजे थे। अब देखो कोरेंस खोजे थे, और क्या कौन खोजे थे? सरमक, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। कब खोजे थे ये? 1900 में, 1900 में जो है खोजे थे। ठीक है, 1900 में। अब हुआ क्या था, ये क्या थे? हॉलैंड के थे। कहाँ पे थे? हॉलैंड के। ठीक है, हॉलैंड के थे। और ये सॉरी कोरेंस, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के थे। और ये कहाँ के थे? ये आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, ये लोग जो है विभिन्न जगह से खोज किए थे। अब रुको, अब कहानी बता देते थे। हुआ क्या था, जब मेंडल खोजे थे अपने रोल को, मतलब उस समय ऐसा था ना, जैसे होता है अभी हम ही कोई रूल खोजते तो आप लोग कहोगे अरे यार ये तो एग्रीकल्चर में मैथ ले आ दे रहा है। तो वही था, वही प्रॉब्लम थी। ये बायो में मैथ का यूज किए थे। ठीक है, ये जो रेशियो निकाले थे ये सब मैथ का, तो उस समय किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई नहीं समझ पा रहा था। तो 3 वैज्ञानिक आते हैं। वो वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूगो डी ब्रीज, कोरेंस और सरमक। ये तीनों वैज्ञानिक 1900 में, मतलब विभिन्न जगह से तीनों लोग, जैसे होता क्या था उस समय रिसर्च पेपर रिलीज हुआ करती थी, ब्रून सोसाइटी थी उनकी। ठीक है, वहां से रिसर्च पेपर रिलीज हुआ करती थी। तो इन्होंने जब खोज किया यार, देखा है तो मेंडल पहले ही खोज करके चले गए थे। ठीक है, तीनों 3 जगह से खोज किए थे, इसलिए जो है वहां से माना जाता है कि रीडिस्कवर, मतलब फिर से डिस्कवर हुआ था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने समझाया, तब ये लोग समझे। ठीक है, वहां पे सोसाइटी बैठा करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो कितनी बार बताएं, आप लोग खुद जानते होंगे। किचन ऑफ दी सेल, हरित लवक को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? हरित लवक को। अब यहाँ पे पूछा गया है माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, पावर हाउस, इसमें क्या है, इसका काम क्या होता है? रिस्पायरेशन करना, रिस्पायरेशन करना। ठीक है, क्या करना? रिस्पायरेशन करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेशन करना। ठीक है, राइबोसोम की वही बात करें, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? अगर हमारे आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे वो जानते होंगे, बताइए बताइए भाई। क्रॉसिंग ओवर, हाँ। एक मियोसिस हमने पढ़ाया था, एक माइटोसिस पढ़ाया था। मियोसिस में क्या होता है, सॉरी पहले माइटोसिस में बता दें। माइटोसिस में कोई मदर सेल होती है। ठीक है, इसमें 2n है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n है। इससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो इसमें भी क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n। इसमें भी 2n, मतलब 2 डॉटर सेल का। ये क्या हो गया? एक जनरली जान लो, ओवरऑल ये आपका माइटोटिक डिवीजन हो गया। वहीं मियोसिस की अगर हम बात कर लें, इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। मियोसिस की अगर हम बात कर लें तो इसमें मान लो एक सेल है। ठीक है, इसमें 2n है, फिर ये 4 पुत्री कोशिकाओं में, मतलब 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें क्या आएगा? n आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर यहां से फिर से जो होगा, फिर ये डिवीजन होगा, फिर यहाँ पे n आ जाएगा। इस तरीके से डिवीजन होता है। देखो यहाँ पे 4 सेल मिल गई ना, 4 डॉटर सेल आपको मिल गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से ये डिवीजन होता है। ठीक है, अब ये क्रॉसिंग ओवर किसमें देखने को मिलता है? तो मियोसिस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? मियोसिस में। मियोसिस के प्रोफेज में, मियोसिस के प्रोफेज के पैचेटिन स्टेज में देखने को मिलता है। मियोसिस के प्रोफेज के पैचेटिन अवस्था में देखने को मिलता है। अब होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में? क्रॉसिंग ओवर में विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है, मतलब जो है आदान प्रदान होता है। एक और बात मैं बता दूं, एक और बात बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल्स में होती है। किसमें होती है? वेजिटेटिव। मतलब देखा जाए तो जो टर्मिनल पोर्शन पे होता है वहां पे होता है। लेकिन इसकी हम बात कर ले एक तरह से इस ये सोमैटिक सेल में, सॉरी, हाँ वेजिटेटिव कह सकते हैं, लेकिन ये सोमैटिक सेल में भी होता है।
ठीक है, सोमैटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल मैं आपको बता दिया। अब क्रॉसिंग ओवर की हम बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर की जैसे दो गुणसूत्र हैं, ठीक है, दो गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये आपके दो गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये एक ये हो गया, देखो फिगर वगैरह में आता नहीं है, ठीक है, हंसना मत, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये अगर इसकी हम बात करें तो ये दोनों आपस में बहन हो गई ना, जनरली देखो, वैसे नॉर्मली देखो, ये आपस में सब बहन हो गए। लेकिन इसके क्रोमेटिड की और इसके क्रोमेटिड की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब बहन नहीं हुए। नॉन मतलब नहीं, क्रोमेटिड मतलब क्रोमेटिड, आप जानते ही हैं, ठीक है। इसका कहीं पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर में दोनों आपस में कौन मिलता है? सिस्टर क्रोमेटिड, चार ऑप्शन दे दिया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दोनों जुड़ते हैं, तो इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये आपस में, अब देखो, अब ये पहला स्टेप ये आपको दिखाने के लिए बना दिए। अब दूसरा स्टेप देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये कुछ इस तरीके से जो है, कुछ इस तरीके से जो है मिलके ये बनेंगे। यहाँ पे देखो, यहीं पे जो है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो है आदान प्रदान यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपको? पैचेटीन। क्या होगा? पैचेटीन। मैंने इतना चीजें बताई, आपको उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला बात करते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स मेंडल स्टडीड इन गार्डन पी। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि मेंडल किस पे अध्ययन किए थे। तो मेंडल को याद रखिएगा, गार्डन पी का मतलब पाइजम सटाइवम वैरायटी हार्टेक्स, ठीक है। हार्टेक्स वाले जो गार्डन पी का वो होता है, उसमें टूयन नंबर भी याद कर लो, टूयन नंबर 14 होता है, ठीक है। पाइजम सटाइवम, देखो हिंदी लिखने का मेन मकसद हमारा यही है, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, ठीक है। आप वही देखेंगे आपके सीनियर्स, यानी थर्ड सेमेस्टर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कभी भी हिंदी नहीं यूज करता हूँ। क्यों? क्यों यूज करूँ भाई? जब आपकी पूरी ही कोर्स जो है इंग्लिश में है तो आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोगों का चल जा रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है हिंदी भी गलत हो। सटाइवम, ठीक है, पाइजम सटाइवम वैरायटी हार्टेक्स, हार्टेक्स कैसे लिखाएगा? हाँ, छोड़ो यार, छोड़ो, वैरायटी हार्टेक्स, हार्टेक्स ऐसे लिखाएगा, कुछ भी लिखा है, ठीक है। वैरायटी हार्टेक्स, 2n कितना होता है? 14। अभी इसमें हम बात करते हैं, ये गार्डन पी पे किए ही किए थे, लेकिन एक और प्लांट था राजमा, राजमा का प्लांट, उस पे भी क्या किए थे? ये क्या किए थे? खोज किए थे, सॉरी एक्सपेरिमेंट किए थे, राजमा पे भी किए थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मेंडल जो है किस पे जो है वो किए थे। अब इसकी बात करें कितने कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, कितने कैरेक्टर लिए थे? वो 7 कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन से लिए थे? कौन कौन से लिए थे ये भी मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। पहले सीड लेते हैं, ठीक है, सीड, सीड का कलर, सीड का शेप, ठीक है, सीड का शेप। उसके बाद ये प्लांट का हाइट लिए थे, प्लांट का हाइट, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिए थे? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर का शेप और पोजीशन लिए थे, शेप और पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिए थे? ये पॉड लिए थे, ठीक है, पॉड लिए थे।
तो ये जो है इस तरीके से जो है आपको लिए थे, ठीक है, इतना मतलब करेक्टर देखने को मिला था। अब पॉड में भी शेप और कलर ही लिए थे, क्या लिए थे, पॉड का भी हाँ, पॉड का भी ये शेप और कलर ही लिए थे, ठीक है, शेप और कलर, ठीक है। अब देखो, अब 7 हम गिनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। देखो सीड ले लेना, सीड का शेप और कलर देख लेना, पॉड का शेप और कलर देखना, फ्लावर की जो है शेप देख लेना, पोजीशन देख लेना, प्लांट हाइट देख लेना। इतने कैरेक्टर के बारे में उन्होंने जो है स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद मियोसिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, इसका आंसर मैंने बताया ना 7 होगा, ठीक है। मियोसिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर, ये तो अब बताना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या ये प्रोवाइड करता है, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन, क्या प्रोवाइड करता है। तो आपको मैं बता दूं ये तीनों चीज प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे जो क्रोमोसोम 2n था वो क्या हो जा रहा है, n, मतलब यहाँ पे जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या कर रही है, घट रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर हो गया। आगे आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन, न्यूक्लियोलस किस में पाया जाता है, क्या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्या हाइलोप्लाज्म में पाया जाता है, क्या लाइसोसोम में पाया जाता है, इसका आंसर क्या देना चाहेंगे आप लोग। न्यूक्लियोलस किस में पाया जाता है, तो मैं कहता हूं यार इनमें से कोई ले लेते हैं, एक बार मार के ट्राई करते हैं, इस पर टिक करके ट्राई करते हैं। नहीं, गलत नहीं करना है इसका, वैसे तो आंसर ना बी एबव होगा, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। आखिर न्यूक्लियस पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है, सॉरी न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। ये पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डाटर सेल प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस आर डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल इन, मतलब जो है ये कह रहे हैं कि डाटर सेल प्रोड्यूस होता है आफ्टर मियोसिस द डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल, मदर सेल से कैसी वो डिफरेंट होता है। मियोसिस में अभी हमने बताया 2n से क्या हो रहा है, n, यानी इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी सब चीजें सेम होती हैं, ठीक है, डिफरेंट यही होता है। अब देखो ट्रिटिकेल का हाइब्रिड पूछा है, ठीक है, ट्रिटिकेल का हाइब्रिड पूछा है। तो ट्रिटिकेल की हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं, बिटवीन मतलब किसके बिटवीन में क्रॉस किया गया था, तो सबसे पहले बच्चा यही जान लो कि ट्रिटिकेल कौन खोज किया था, ये भी पूछ सकता है, रिम्पो, रिम्पू ने क्या किया था, क्रॉस कराया था, ठीक है, वीट और राई का कराया था, ठीक है, वीट और राई का जो है कराया हुआ था, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, कर द टर्म क्रोमोसोम वाज क्वाइंड बाय, मतलब अब देखो इसमें दो चीजें आती हैं, जो टर्म था वो कौन दिया था, और जो है जो इसकी खोज किया था, मतलब पहले ऑब्जर्व किया था वो कौन किया था। ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, मतलब बहुत देखने को मिलता है ये चीजें, ठीक है। तो टर्म की बात करें तो ये वाल्डेयर दिया था, कौन दिया था, वाल्डेयर, ये टर्म दिए थे, कब दिए थे, 1888 में, ठीक है, ये 1888 में टर्म दिए थे। लेकिन वहीं पे स्ट्रासबर्गर की बात करें तो 1875 में ये क्या किए थे, खोज किए थे, क्या किए थे, खोज किए थे। दोनों दो चीजें हैं, देखो आपसे पूछा जा सकता है तो बता देना ऐसे ही कि ऐसे ऐसे होता है, ये कहानी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन इंडिविजुअल्स हैविंग टू कॉपीज ऑफ द सेम एलील, एलील एलील देखो इसमें सेम कॉपी, दो कॉपी हो सेम एलील का हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या हेटेरोजाइगस बोलेंगे, क्या होमोजाइगस बोलेंगे, क्या एलीलोमॉर्फ बोलेंगे? इसमें से क्या बोलेंगे? ठीक है, हम बताते हैं क्या होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। ठीक है, एलील का डिफिनीशन अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, बात हो गई। हाँ, हम भी जान गए, अब भी जान गए कि हाँ एलील यही होती है। अब बात करते हैं हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं? अगर सेम तरह के दो कॉपी है, किसी भी इंडिविजुअल्स के एलील का दो कॉपी है, अगर सेम तरह के हैं तो वो क्या होंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब सेम ही होता है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि कोई भी जीन है, उसके दो एलील होते हैं या फिर मल्टीपल एलील होते हैं, मल्टीपल एलील भी होते हैं, तो उसका मानव का समूह जो है माना जाता है। मल्टीपल एलील का बेस्ट एग्जांपल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम होमोजाइगस की मैं बात कर रहा था, तो होमोजाइगस में अगर ये कैपिटल कैपिटल हैं, मतलब एक तरह से एग्जांपल बात करता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए है, तो ये क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि इसके एलील एक तरह के हैं। कैसे है? एक तरह के हैं, क्योंकि ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से आ जाए, तब क्या करोगे? क्या ये होमोजाइगस है? नहीं, होमोजाइगस नहीं है। ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा होमोजाइगस। क्या होगा? होमोजाइगस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। देखो भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आगे बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जीन सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस इज चेंज्ड बाय, मतलब जीन सीक्वेंस किसके कारण, किसके द्वारा बदला जाता है? कौन बदलता है? जीन सीक्वेंस को कौन बदलता है? ठीक है, जीन सीक्वेंस को कौन बदलता है? ठीक है, अब यहाँ पे कई चीजें आती हैं, जैसे जीन सीक्वेंस, किसी भी चीज का सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हो, उसका जो सीक्वेंस होता है उसी तरीके से जीन का भी सीक्वेंस होता है भाई, जीन का भी सीक्वेंस होता है। तो उसको बदलने के लिए कौन आता है? अभी मैं बात करूंगा ये सब चीजें क्या है। तो इसमें डुप्लीकेशन मतलब दोबारा, ठीक है, नकल एक तरह से कह लिया जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन होता है, इन्वर्जन होता है। इसको चेंज करने में इन तीनों का हाथ होता है, मतलब डुप्लीकेशन भी होगा तब भी होगा, ट्रांसलोकेशन भी होना चाहिए, इन्वर्जन भी, मतलब आला बी एवं ये दोनों हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो है ये तीनों काम करते हैं उसमें। अब देखो, अभी अभी हमने बताया है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई। अभी हमने बता के आया है आपको ट्रिटिकम एस्टिवम में, गेहूं में मैंने बता के आया है कि गेहूं में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो वहां पे एक मैंने ऐसे कुछ बनाया था, तो ये क्या था? वो एक्स था, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेसिक क्रोमोसोम नंबर को एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में? पढ़े होगे तो आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे नहीं आ रहा होगा। क्यों? चलो आगे बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है, नॉट को पढ़ेंगे नहीं, भाई आ रहा है क्वेश्चन लाओ लगा देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, भले हमको आ रहा है, शुरू से लेके यहां से शुरू करेंगे 19 नंबर से यहां तक पूरा पढ़ेंगे हम। क्यों नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे नहीं दे दिया, नहीं पढ़ते वहां तक कोई जाता ही नहीं है। डीएनए की संरचना है, लगाओ, नहीं, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा डीएनए स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? क्या फास्फेट नहीं है? क्या थायमिन नहीं है? क्या साइटोसिन नहीं है? क्या राइबोस शुगर नहीं है? तो इसमें से बता दें, फास्फेट भी होता है,
थायमीन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ठीक है, राइबो शुगर नहीं होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएनए डीएनए से ये आता ही आता है, ठीक है, आरएनए डीएनए से जो क्षार पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए में जो क्षार पाए जाते हैं एसीजीटी। अब ये क्या है सर? एसीजीटी आप क्या बता रहे हैं? एक आरएनए होता है, एक आरएनए होता है, उसमें क्या होगा ACGU। अब ये क्या बता रहे हैं? ये क्षार होते हैं, ठीक है, डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन ये चीजें पाई जाती हैं, और आरएनए में क्या पाया जाता है? ACGU, मतलब एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। अब पूछ लिया जाए डीएनए में कौन एब्सेंट होता है, तो देख रहे होंगे इतना तो सेम है, इतना तो सेम है, लेकिन थाइमिन इसमें पाया जाता है, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जा रहा है, मतलब यूरेसिल आरएनए में पाया जा रहा है। अब कहा जाए कि विच आर द फॉलोइंग डीएनए बेसिक क्षार इज नॉट प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, जो भी हो उस तरीके से दे दिया जाए, मतलब नॉट करके दे दिया जाएगा तो यूरेसिल को आप टिक करेंगे खोज के, अगर पाया जाता है तो 3 दे के ऑल ऑफ द एबव भी दे सकता है, तो चौथा डी मार सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइबो शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट हमें लगेगा वहां वहां हम तुरंत जो है बता दिया करेंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्रोमोसोम मैप इज आल्सो नोन एज, मतलब क्रोमोसोम के मैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं, कि हम लोग जानते हैं लिंकेज मैप के नाम से, या फिर हम लोग जानते हैं ए व बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। आपको बता दें क्रोमोसोम का जो मैप होता है, ठीक है, उसको हम लोग जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जेनेटिक मैप। इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, द फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज द, मतलब फिजिकल लोकेशन जो जीन का होता है किसी भी क्रोमोसोम में, वो क्या होता है? क्या लोकस होता है, क्या एलील होता है, क्या सेंट्रोमियर होता है, क्या क्रियाजमा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन पूछ रहा है, लोकस, लोकेशन, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसका लोकस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लिंकेज लीड्स टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब किसका जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? जब अगर लिंकेज उपस्थित हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है? क्या पेरेंटल टाइप्स का होता है, क्या सेग्रीगेंट्स का होता है, या फिर रिकॉम्बिनेशन का होता है, किसका होता है? ठीक है, अगर कोई भी लिंकेज है उसमें उपस्थिति पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रेजेंस पूछ रहा है, किसका होगा? पेरेंटल टाइप का होगा, कि सेग्रीगेशन का होगा, कि रिकॉम्बिनेशन का होगा, किसका होगा? ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर लिंकेज प्रेजेंट होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी अगर किसी की हाई होती है तो वो पेरेंटल टाइप की ही होती है। किसकी होती है? पेरेंटल टाइप की ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं, करा कि इफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए हैज बेसिक सीक्वेंस CATTAGCAT देन इट्स mRNA विल हैव बेसिक सीक्वेंस। उसमें mRNA का सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको निकालने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे इस पे वीडियो आपको चाहिए होगा, आप कमेंट करना, मैं वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगर ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ इसको बताऊंगा नहीं, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा GUAA, ठीक है, मतलब इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस वैसे रट लीजिएगा, आगे आए तो मैं बता दे रहा हूं। आगे बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैन बी स्टडी बाय, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसमें स्टडी किया जा सकता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसमें स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, किसमें स्टडी किया जाएगा? तो रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। एक जानते होंगे आप लोग, बैक क्रॉस होता होगा, टेस्ट क्रॉस होता होगा। तो बैक क्रॉस में क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी प्लांट हाइट ले रहे हैं हम,
यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, मतलब ये लंबा है प्लांट, ये ड्वार्फ है। इन दोनों का अगर हम क्रॉस कराएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक जनरली आपको ओवर आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। फिर इनका क्रॉस करा दो, फिर इनका क्रॉस करा दो भाई, इस तरीके से कराओगे, फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखो इसका जो है अब यहाँ पे मिलेगा ना, अब इसको जो है अगर इसको पीछे किसी पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं, मतलब बैक मतलब पीछे जा रहे हैं, ठीक है, किसी से भी, चाहे इससे करवा दें चाहे इससे करवा दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैक क्रॉस हो जाएगा। क्या हुआ, बैक क्रॉस, किसी से भी करा दें, ठीक है। वहीं पे रिसेसिव, रिसेसिव से अगर, रिसेसिव पेरेंट से अगर हम कराते हैं तो वो आपका क्या होगा, टॉप क्रॉस, टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। अगर रिसेसिव से हम करवा रहे हैं तो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। जैसे रिसेसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे करवा दिए तो टेस्ट क्रॉस हो गया। रिसेसिव और कोई हो सकता है, उससे करवा दिए तो टेस्ट क्रॉस हो गया। मतलब सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से रिसेसिव, यहाँ डोमिनेंट से भी तो हो जा रहा है, तो जो या डोमिनेंट से हो या रिसेसिव से हो वो बैक क्रॉस ही होगा। अगर केवल रिसेसिव से हो रहा है वो आपका टेस्ट क्रॉस होगा, ध्यान, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द जाइगोट ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कमिंग फ्रॉम, मतलब जो जाइगोट बनता है उसमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो कहाँ से आता है, ठीक है। क्या मेल पेरेंट से आता है या फीमेल पेरेंट से आता है या फिर खुद बनता है, तो उसकी हम बात कर लें। जो साइटोप्लाज्म होता है जाइगोट का वो कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा आता है फीमेल पेरेंट से। किससे आता है, फीमेल पेरेंट से, यानी बी इसका आंसर जो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन ये आ गया, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, वही बताए थे ना, इस तरीके से कुछ करके बताए थे, सिस्टर क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, याद करो, याद तो होता नहीं है ये चीजें, क्यों, देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, यही चीजें ये पूछ रहा है, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ इसलिए उतना मैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी क्रॉसिंग ओवर मैं समझा दिया हूँ क्या क्या होता है। आगे बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन में, कर द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, मतलब जो है डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पे अगर हम बात करें कि एमआरएनए से अगर डीएनए बन रहा है, मतलब मैसेंजर आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से अगर क्या बन जाए, डीएनए बन जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि इन ट्रिपलेट कोड 3 बेसिस कोड फॉर, मतलब जो 3 ट्रिपलेट कोड होता है उसमें 3 बेसिस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 अमीनो एसिड होते हैं, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, पॉली अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो उसकी मैं अगर बात करूं तो वो कितने होते हैं, 1 अमीनो एसिड के बने होते हैं, किसके होते हैं, 1 अमीनो एसिड के बने होते हैं। आगे बात करते हैं 29 क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड इन, मतलब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको किसमें अध्ययन किया जा सकता है, किसमें अध्ययन किया जा सकता है, क्या F1 में हम लोग कर सकते हैं, क्या F2 में कर सकते हैं, या फिर पेरेंट में, या फिर नन ऑफ दी एबव, किसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, F2 में, ठीक है, किसमें अध्ययन करते हैं, ये F2 में, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा।
ठीक है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम F2 साइज इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज नोन एज, मतलब जो F2 नोन एज, ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, हाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मिनिमम F2 फैमिली साइज इन ट्राई हाइब्रिड, मतलब जो है मिनिमम जो है संख्या ट्राई हाइब्रिड में किस में रहती है, F2 फैमिली की अगर हम बात करें तो कितना रहती है, तो ये रहती है 64, कितना होती है 64, कितना होती है बच्चों 64। ये रहे 30 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें और बेहतर बनाने में जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फीडबैक जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और हाँ अच्छे से पढ़ते रहिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।